आज हम ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें भी हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर। सबसे पहले स्वर यंत्र मुखी, जिसे काकल्य भी कहा जाता है। ये उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर यंत्र मुख से उच्चरित होते हैं और इन्हें काकल्य के साथ साथ उरस से भी कहते हैं। तो ह ध्वनि जो है वह स्वर यंत्र मुखी है। इसके बाद कंठ ध्वनि। कंठ ध्वनि को कोमल तालव्य भी कहते हैं। इसमें जीभ के पिछले भाग के सहारे इन ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं। इसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग ये ध्वनियां आती हैं, तो इन्हें कंठ ध्वनि कहते हैं। इसके बाद इसी क्रम में तालव्य ध्वनि। तालव्य के लिए कह सकते हैं कि जिस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है उसे तालव्य ध्वनि कहते हैं। इसके उच्चारण में जिह्वा का जो अग्रभाग है वो कठोर तालु का स्पर्श किया करता है। जैसे जब हम च, छ, ज, झ, इय, य, श का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा का जो अग्रभाग होता है वो कठोर तालु का स्पर्श करती है। आगे मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या है कि जिस व्यंजन का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में क्या होता है कि इसके उच्चारण में जो जिह्वा है वो कठोर तालु के पिछले भाग यानी मूर्धा का स्पर्श करती है। जिह्वा जो है कठोर तालु के पिछले भाग अर्थात मूर्धा का स्पर्श किया करती है। तो ये जो ट, ठ, ड, ढ, ण, श ये ध्वनियां हैं, ये मूर्धन्य ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। अब अगले क्रम में वर्त्स्य। वर्त्स्य में न, ल, र, स। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जिस व्यंजन के अंतर्गत न, ल, र, स आता है, इसको वर्त्स्य कहते हैं। तो इसके उच्चारण में जो जिह्वा की नोक होती है वो दांत के अंतिम भाग एवं ऊपरी मसूड़ों का स्पर्श किया करती है। जो जिह्वा की नोक होती है वो दांत के अंतिम भाग और ऊपरी मसूड़ों का स्पर्श करती है, तब ये ध्वनियां उच्चरित होती हैं। ल, र, न, ल, र, स। फिर हम दंत्य की बात करते हैं। तो दंत्य में स्पष्ट है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण दंत पंक्ति से होता है उन्हें दंत्य व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपर की दंत पंक्ति का स्पर्श किया करती है। जैसे त, थ, द, ध। आगे आता है ओष्ठ्य। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण ओष्ठों से होता है उसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। और ये ओष्ठ व्यंजन भी दो प्रकार के होते हैं, द्योष्ठ और दंत्योष्ठ। द्योष्ठ में क्या होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण दोनों होठों से होता है उसको द्योष्ठ व्यंजन कहते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म। इसी प्रकार से दंत्योष्ठ में क्या होता है कि इसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में नीचे का जो होंठ होता है वो नीचे के जो होंठ होते हैं वो ऊपर, जैसे नीचे का जो ऐसी ध्वनियां जो होती हैं जिनका उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के होंठों की सहायता से होता है। फिर से मैं बताती हूँ, जिनका उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के होंठ की सहायता से होता है वैसी ध्वनियां दंत्योष्ठ कहलाती हैं। जैसे वा, फा।
तो इनका उच्चारण करने पर कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं, या हम कह सकते हैं भाषा विज्ञान में जितनी ध्वनियाँ हैं उनका उच्चारण करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये किन स्थानों से उच्चरित होती हैं। आगे इसी क्रम में उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण बताऊंगी, और बाह्य प्रयत्न के आधार पर मैंने बताया था अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इनकी चर्चा हो चुकी थी। आज हम आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले व्यंजनों के वर्गीकरण में स्पर्श व्यंजन आते हैं, जिनमें क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, ये ध्वनियाँ आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिनके उच्चारण में जिह्वा कंठ से लेकर के ओष्ठ तक के सभी स्थानों का स्पर्श किया करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी में च, छ, ज, झ ध्वनियाँ आती हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण में प्रारंभिक चरण स्पर्श का होता है और अंतिम चरण संघर्ष का होता है। ये ध्वनियाँ जो है च, छ, ज, झ, ये स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आती हैं। अब इसी क्रम में संघर्षी, इसके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव एक दूसरे के इतने निकट चले आते हैं कि दोनों के बीच से जो निकलने वाली हवा है वह घर्षण या संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है। इसके अंतर्गत श, स, श, ह, क, ख, ग, फ, व, ज, ये ध्वनियाँ जो है संघर्षी ध्वनियाँ कहलाती हैं, संघर्षी व्यंजन। इसके बाद आता है पार्श्विक। पार्श्विक जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक मूर्धा का स्पर्श करती है और निश्वास वायु जिह्वा के अगल बगल से बाहर निकलती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल का जब उच्चारण करेंगे तो हमें इसका अनुभव होगा कि जो जिह्वा है वह जो है ऊपर, जो जिह्वा की नोक है वह ऊपर का मूर्धा का स्पर्श करती है, और जो निश्वास वायु है जिह्वा के अगल बगल से बाहर निकल जाती है। इसी के बाद हम लुंठित की बात करते हैं। लुंठित को ही लोड़ित भी बोलते हैं। लुंठित ध्वनि क्या है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा बेलन की तरह लपेट खा करके यानी मुड़ जाती है, बेलन की तरह लपेट खाकर तालु का स्पर्श करती है, और जिह्वा की जो नोक है वह वर्त्स पर बार बार ठोकर मारती है, तो ऐसी जो ध्वनियां होती हैं वो लुंठित कहलाती हैं, जैसे र। अब उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु के किसी भाग को झटके से छूकर हट जाती है। जो जिह्वा होती है वो तालु के किसी भाग को झटके से छूकर के हट जाती है, उनको जो है उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे ड़, ढ। आगे अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आते हैं? अंतस्थ व्यंजन और अर्धस्वर में य और व। अर्धस्वर स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं, इनको अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है नासिक्य। नासिक्य में क्या क्या आता है? अंग, इया, ण, न, म। इनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, तो इनको क्या कहते हैं? नासिक्य व्यंजन। तो इस प्रकार से हमने जो व्यंजन है उनका उच्चारण के स्थान पर और प्रयत्न के आधार पर भी बाह्य प्रयत्न का उल्लेख मैं पहले ही कर चुकी हूँ, जिसमें आपने अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष पढ़ा था, और इसी क्रम में आभ्यंतर प्रयत्न भी जुड़ गया। तो इस तरह से पूरा व्यंजनों का वर्गीकरण स्पष्ट हो गया। इसका उल्लेख आप एक जगह कर सकते हैं।